everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the defects of vision and their correction. ओके सो आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर जो है उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे आई डिफेक्ट्स और उनकी करेक्शन के बारे में. बट बिफोर दैट जल्दी से हमको एक समरी ले लेते हैं लास्ट क्लास की. सो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई करा था. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई में हमने क्या किया था, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन डिटेल समझा था. याद है सभी को? ओके देखो, सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया. कॉर्निया से लाइट रेज हमारी आई में एंटर करती हैं. ओके उसके बाद हमारा पार्ट आता है आइरिस. सो कॉर्निया क्या है, बाहर वाला, और यहाँ आप देख सकते हो ये कैसा है, बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, बाहर की तरफ इसका जो ये कर्व्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ है रादर देन अंदर की तरफ. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं बल्ज्ड आउट कंडीशन. ठीक है, सो कॉर्निया से लाइट रेज हमारी आइज के अंदर जाती हैं. वहीं पर सेकेंड, ये है फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा आइरिस. ठीक है, जस्ट ए सेकेंड. फर्स्ट है कॉर्निया, सेकेंड है आइरिस, थर्ड है हमारा प्यूपिल. ओके सो आइरिस क्या करता है, बेसिकली आइरिस वो कलर्ड पिगमेंट जो होती है वो हमारी आइरिस में ही होती है. ठीक है, पता है सभी को. आइरिस में जो जितने भी कलर्स आप देख पाते हो आइज़ के, जैसे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, वो आइरिस का कलर ही होता है. ठीक है, आइरिस के मिडल में अगर आप देखोगे, देखो ये आइरिस है. ठीक है, लेकिन ये पूरा आइरिस ये पूरा नहीं होता है. ठीक है, आइरिस आप देखोगे ये आइरिस होता है, लेकिन अगैन ये पूरा नहीं होता है. इसके बीच में होल होता है, और ये होल जो होता है ये होता है प्यूपिल के लिए. इसको हम कहेंगे क्या, प्यूपिल. ठीक है, प्यूपिल बिल्कुल टोटली ब्लैक होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें से कभी भी लाइट रेज पास नहीं करती. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आइरिस क्या है, प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं जब हम एकदम डिम लाइट से हम किसी स्ट्रॉन्ग लाइट वाले एरिया में जाते हैं, या फिर लाइट मतलब बढ़िया लाइट वगैरह है, स्ट्रॉन्ग लाइट है, वहाँ से डिम लाइट वाले एरिया में जाएंगे. सो जो थोड़ी देर का टाइम लगता है ना हमें, जैसे मान लो आप धूप से निकल के आए हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से सनलाइट आ रखी थी, वहाँ से अपने रूम में आए हो. सो रूम में क्या होगा, लाइट्स ऑन होंगी जब भी अंधेरा ही लगता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट किसकी होती है, प्यूपिल की. कौन करता है, आइरिस. और उस एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है, हमें क्लियरली सारी चीज़ें नज़र आती हैं. बेसिकली जब ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा लाइट्स अवेलेबल होंगी, सो हमारा क्या है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब कम लाइट होगी सो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा. प्यूपिल आइरिस कहेगा प्यूपिल को कि जितनी लाइट हो सकती है उतनी एब्जॉर्ब करो. ठीक है, फिर हमारा पार्ट आता है एक्वस ह्यूमर का, जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द एक्वस ह्यूमर. और विट्रस ह्यूमर हमारे रेटिना और आई लेंस के बीच वाला पार्ट होता है विट्रस ह्यूमर. ये सभी को याद रखना है. ठीक है, फिर बात आती है अपने लेंस की. ठीक है, लेंस का तो आप सभी को आई होप लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा रोल आपने देखा है लेंस का, राइट. लेंस फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, दूर की चीज़ें दिखती हैं और पास की चीज़ें दिखती हैं, अभी डिस्कस करेंगे. फिर आती है हमारी सीलियरी मसल्स. ठीक है, ये है सीलियरी मसल्स जो कि इस चीज़ में हेल्प करती है लेंस की. ठीक है, अब आता है हमारा रेटिना. रेटिना पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है. ठीक है, हमेशा कितनी भी हमारी दूर रखी हो ऑब्जेक्ट, कितनी भी पास रखी हो, इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनती है. और इस चीज़ को, ये जो हमारी आई की एबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्योंकि सिंपल एकोमोडेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो अलग अलग डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, सो अलग अलग आपकी डिस्टेंस पे ही इमेज बनती है. लेकिन कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो, आपकी आई हमेशा रेटिना पे ही इमेज बनाती है. ऑप्टिक नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जिनसे हमारे जो नर्व्स हमारी आई की होती हैं, और वो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं, और फाइनली इमेज फॉर्मेशन होती है. क्लियर है? सो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लेंस की फोकल लेंथ वगैरह के बारे में. ठीक है, सो यहाँ डिस्कस करते हैं
ठीक है, अब देखो ये चीज़ आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आई होप सभी को लास्ट क्लास में भी क्लियर हो चुकी होगी। अभी रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें, एक तरफ हमें देखनी है दूर की ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक तरफ हमें देखनी है दूर की ऑब्जेक्ट और एक तरफ हमने देखनी है पास की ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, फारदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूर वाली ऑब्जेक्ट में क्या होगा, और ऊपर लिख लेते हैं, दूर वाली ऑब्जेक्ट में होगा ये कि हमारी सीलियरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स्ड स्टेट में होंगी, ठीक है। और ये मैंने आपको ट्रिक भी दी थी ना लास्ट क्लास में याद करने की, कि अगर आप दूर का देखते हो तो आपकी सीलियरी मसल्स में थकावट नहीं होती, लेकिन पास अगर कोई चीज़ काफ़ी देर तक रख के देखते हो तो सीलियरी मसल्स थक जाती हैं, आई स्ट्रेन होने लगता है, ठीक है। सो यहाँ सीलियरी मसल्स CM से डिनोट कर रही हूँ, ओके, सीलियरी मसल्स पूरा लिख लेते हैं वरना आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, ओके। सो सीलियरी मसल्स, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फार वाली कंडीशन में सीलियरी मसल्स रिलैक्स होती है और नियर वाली कंडीशन में हम देखेंगे सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, ठीक है, ओके। अब जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तो वो नॉर्मली ऊपर वाली पोजीशन पे यानी कि आईलैंड से दूर की तरफ जाती हैं, और बीच में मैंने आपको बताया था कि जैसे सीलियरी मसल्स जो होती हैं साथ में यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट होती हैं और फिर हमारा होता है आईलेंस, यहाँ पर भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स और यहाँ पर भी सीलियरी मसल्स, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा आईलेंस है। सो इसी तरीके से ये कंट्रोल करती हैं, ये ऊपर चली जाएंगी मतलब दूर चली जाएंगी आइलैंड से, सो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे आइलैंड्स को खींचते हैं ऊपर की तरफ, जिससे आइलैंड्स क्या हो जाता है, इस कंडीशन में आइलैंड्स थिन होता है और इस कंडीशन में आइलैंड्स थिक होता है, ठीक है। यहीं पर हम फोकल लेंथ की बात करें, सो मैंने ये भी आपको बताई थी एक छोटी सी ट्रिक कि अगर कोई दुबला पतला आदमी है सो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, भाग दौड़ के जो भी हम देख रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में वही डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। और वहीं पर जब थिक लेंस होगा यानी कि जिसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, फोकल लेंथ इसकी कम हो जाएगी। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, ओके। और उसके बाद आता है हमारा फोकल लेंथ के बाद आता है हमारा इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में तो हमने पहले ही देख लिया कि भाई ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तो हम दूर वाली ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ लास्ट क्लास, और हमने देखा था कि दो आइज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं, एक आँख के बजाय हमारे पास दो आँखें क्यों होती हैं, ठीक है। सो ये जिसने नोट नहीं किया था लास्ट क्लास में वो नोट कर सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी आइज़ के जो पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करे थे हमने अपनी आई के। सो उन सभी पार्ट्स में अगर कोई चीज़ मान लो ऊपर नीचे हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है, वीकनिंग हो गई किसी मसल की, सो उस वजह से क्या होते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो उन्हीं को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो बेसिकली हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, जो हमारे सिलेबस में है, वो सिर्फ 3 डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज मायोपिया, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया, ठीक है। सो समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्यों होते हैं ये ध्यान रखना, जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, दे आर बिकॉज ऑफ दी पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, पावर ऑफ एकोमोडेशन चली गई, लॉस हो गई, सो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आई डिफेक्ट्स हो जाएंगे। In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. क्योंकि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन वही जो हम अभी कर रहे थे कि फोकल लेंथ कम हो गई, ज़्यादा हो गई, जिससे हम दूर और पास की चीज़ें देख पा रहे थे, अब वही अगर ख़राब हो जाएगी सो कैसे हम किसी चीज़ को कंफर्टेबली देख सकते हैं। इसीलिए हमने वो टॉपिक थोड़ा डीप में समझा आज की क्लास में भी, ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखना है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, दे आर बिकॉज ऑफ दी पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ओके।
द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। और अगर हम ब्लर विजन की बात करें सो दे आर ड्यू टू द रिफ्रैक्टेड विजन, रिफ्रैक्टेड डिफेक्ट्स। ओके, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से हमारा ब्लर विजन हो जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, सो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, जहाँ पर हमें पास की चीज़ यानी कि जिसको मायोपिया है उसको पास की चीज़ अच्छे से दिखेगी, दूर की चीज़ देखने में तकलीफ होती है, नहीं दिखती। सो इसी वजह से हम मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, पास का देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है हाइपरमेट्रोपिया, जहाँ पर हम इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब दूर की चीज़ आसानी से दिखेगी, पास की चीज़ नहीं दिखेगी। ओके, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. Okay, so हम यहाँ करेक्शन कैसे कर सकते हैं? spherical lenses का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी हम अभी देखेंगे कौन सा spherical mirror हम कौन से कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ योर मायोपिया। ठीक है, सो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. ओके, सो ये आपको बात ध्यान रखती है कि किसी को मायोपिया है सो वो पास की चीज़ तो आसानी से देख लेगा, लेकिन दूर की चीज़ देखने में उस बंदे को, उस जिसको भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम होती है। A person with this defect has the far point nearer than infinity. अब ये देखो, हमने यहाँ का लास्ट क्लास में याद है हमने कहा था कि जो फार और नियर पॉइंट होते हैं एक नॉर्मल विजन के लिए जो फार पॉइंट होता है दैट इज़ व्हाट? जल्दी बताओ, फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट की अगर मैं यहीं पर बात करूँ सो नियर पॉइंट कितना होता है एक नॉर्मल विजन के लिए? नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, सो जब फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा, यहाँ मायोपिया के केस में, यहाँ मैंने कहा था ना नॉर्मल वर्ड यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। मायोपिया के केस में क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट्स आसानी से नहीं दिखती, पास की दिखती हैं, सो दूर का जो पॉइंट होगा, जो यानी कि जो फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। ठीक है, किस कंडीशन में? मायोपिया के कंडीशन में। फार पॉइंट बेसिकली क्या है? वो पॉइंट जिससे हमारी आई दूर तक का, मतलब वो पॉइंट जो मैक्सिमम है हमारी आई के लिए, जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट आसानी से और कंफर्टेबली दिखती है। और नियर पॉइंट की बात करें सो वो पास वाला पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर फार पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है इन्फिनिटी से। Such a person may see clearly up to a distance of a few meters. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मीटर्स तक का डिस्टेंस यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है मायोपिया की कंडीशन में। आप यहाँ देखोगे जब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सो वहाँ पर होगा अ पर्सन विद नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब वो देख सकता है अपना इतने मीटर का डिस्टेंस, इतने मीटर का डिस्टेंस, तो वहाँ आप देखोगे कि जनरली मीटर्स में ही आपको लिमिटेड रहेगा। ओके, in a myopic eye the image of distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. Okay, this defect may arise due to first point है कि भाई excessive curvature हो गया आई लेंस का। अब देखो यहाँ important ये है कि जो हमारे ये इमेज है, इमेज कहाँ पर बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है, ये है हमारा मायोपिक आई का फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट हम मायोपिक आई में हम डिनोट कर सकते हैं फार पॉइंट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल विजन की बात करें वहाँ अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो तो फार पॉइंट आपको डिनोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैरेलल रेज ड्रॉ करनी है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल रेज होती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मायोपिक आई से क्या होगा? अगर देखो इन्फिनिटी हो गया, इस तरीके से शो कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? इन्फिनिटी वाला पॉइंट। इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही हैं सो ऑफकोर्स सी बात है पैरेलल ही होंगी। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने। सो यहाँ से अब जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो जाके रेटिना पे कंबाइन नहीं होंगी, मतलब रेटिना पे नहीं जुड़ती वो रेज। जब रेज कंबाइन होती है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। अब ये दो या दो से ज़्यादा रेज रेटिना पे कंबाइन ना होके रेटिना से पहले कंबाइन हो जाती हैं।
ठीक है, यानी कि यहाँ रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। सो यहाँ हमें ब्लड इमेज दिखती है। ठीक है, ब्लड इमेज दिखती है, क्योंकि आखिर रेटिना देखेगा भी कैसे? जो रॉड्स और कॉन्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट है वो तो रेटिना में ही है ना, वो रेटिना के आगे तो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ कैसा होता है? ब्लड विजन होता है। और आई होप आपको रॉड्स और कॉन्स का पता है। ठीक है, ओके। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये दो रीजंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये रीजंस हैं मायोपिया के। ठीक है, ये रीजंस किस चीज़ के हैं? मायोपिया के रीज़न है। अगर किसी को नियर साइटेडनेस है, ठीक है, प्रॉब्लम है नियर साइटेडनेस, यानी कि दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती, सो दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि कर्वेचर ज़्यादा है आई लेंस का। अब याद करो, कर्वेचर ज़्यादा होगा सो फोकल लेंथ कम होगी, कर्वेचर ज़्यादा होगा, कर्व सरफेस ज़्यादा होगी, ये मोटा होगा सो मोटा ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, कोई मोटा आदमी है तो। ठीक है, सो ये अब जब ज़्यादा कर्वेचर हो जाएगा, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी आई लेंस की, राइट, सो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाने से दूर की चीज़ें नहीं दिख पाएंगी। सो ये तो एक कॉमन पॉइंट है जो आपको पता होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है कि आई बॉल जो है वो ही अपनी नॉर्मल, अब जैसे मान लो कि अब यहाँ पर ये सारी जाके कन्वर्ज हो रही हैं रेज, ठीक है, यहाँ पर जाके मीट हो रही हैं, यानी कि अगर रेटिना कुछ ऐसे होता, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर रेटिना को एक्चुअल में रेटिना यहाँ पर होता तो क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है, ये रेटिना हो जाता और यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो जाती। ठीक है, सो ये इलोंगेशन ऑफ आई बॉल जो है, यहाँ पर ये बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर रेटिना यहाँ पर आई बॉल इसी को बोलते हैं ना, सो आई बॉल के इलोंगेशन हो गई, नॉर्मल से बड़ी हो गई आई बॉल, तो वहाँ पर भी हमें नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दूर से जो रेज आएंगी वो जहाँ जाकर मीट करेंगी वो पॉइंट रेटिना से आगे होगा। ठीक है, ओके, मान लिया। अब हम कैसे कर सकते हैं? हमने कहा था कि भाई हम करेक्शन भी देखेंगे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो यस, अभी देखते हैं। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये हमने देख लिया, डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। अब याद करो कनकेव लेंस कैसा होता है? कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। सो कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। सो डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर, इसको यूज़ करके हम जो है इस साइड डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये सभी पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, सो कन्वर्ज नहीं करना, हमें ज़्यादा उनको डाइवर्ज करना है, थोड़ा दूर करना है ताकि वो दूर वाले पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो यहाँ से जो पैरेलल रेज आएंगी फिर वो भी डाइवर्ज हो जाएंगी और फिर हमारे आई लेंस से वो एग्जैक्टली रेटिना पे जाकर उनकी इमेज फॉर्मेशन होगी। A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina and thus the defect is corrected. ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? मायोपिया में क्या होता है? इट इज़ नियर साइटेडनेस। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आई बॉल ही बड़ी हो चुकी है, नॉर्मल साइज से आई बॉल बड़ी हो गई है, दूसरा हो सकता है कि कर्वेचर जो है आई लेंस का वो ज़्यादा है जिससे फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये थे कुछ रीजंस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? इट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मायोपिया। मायोपिया में क्या था? हमें पास की चीज़ अच्छे से दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी। हाइपरमेट्रोपिया ये अपोजिट है मायोपिया का, यहाँ पर दूर की चीज़ आसानी से बढ़िया तरीके से देख सकते हो, पास की चीज़ ढंग से नहीं दिखेगी। ठीक है, फार साइटेडनेस। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. The near point for this person is farther away from the normal near point. ओके, यहाँ हमने कहा कि भाई दूर की ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकता है, पास की नहीं देख सकता, यानी कि इनका नियर पॉइंट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में जैसा हमने देखा था कि मायोपिया की कंडीशन में फार पॉइंट कम था इन्फिनिटी से, यहाँ हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में नियर पॉइंट कम है, लेस देन
नियर पॉइंट ज़्यादा है देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। इस तरीके के पर्सन को क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल जो हमारा विजन है 25 सेंटीमीटर का, उससे भी दूर किसी चीज़ को रखना होगा अगर रीडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। आपने कुछ बच्चों को भी देखा होगा, नॉर्मली अगर वो चश्मा वगैरह यूज़ नहीं करते सो अपनी बुक को थोड़ा दूर करके रीड करते हैं, है ना। सो दूर करके रीड इसीलिए करते हैं क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस है, ओके। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन फिगर। दिस डिफेक्ट अराइजेज ईदर बिकॉज, अब ये रीजंस हैं, ठीक है, ये रीजंस हैं, इनको अभी रीड करेंगे, पहले ये समझो। मायोपिया के केस में आपने देखा था कि जो रेटिना था ना, रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, वो सभी रेज जाके रेटिना से पहले मीट कर रही थी, कहीं यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, अगेन अपोजिट है ये मायोपिया का। यहाँ पर जो है, यहाँ मीट होनी थी हमारी इमेज, ठीक है, रेटिना है, यहाँ पर वो इमेज फॉर्मेशन होनी थी, यहाँ इन रेज को मिलना चाहिए था, लेकिन ये कहीं दूर जाके यहाँ जाकर कहीं मीट कर रही हैं, ठीक है, रेज यहाँ जाकर मीट कर रही हैं। इससे क्या हुआ कि भाई दूर के ऑब्जेक्ट कोई आएगी वो तो आसानी से दिख जाएगी, ठीक है, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट का जो मीट करेंगी रेस वो रेटिना के पीछे करेंगी जाके, ओके। रीजंस क्या है, अगेन लास्ट वाले में रीज़न हमने देखा था कि जो कर्वेचर था वो ज़्यादा था, ज़्यादा कर्वेचर होने से फोकल लेंथ कम थी, फोकल लेंथ कम थी मतलब पास का ही देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी कि कर्वेचर कम होगा लेंस का, ठीक है, और उसकी वजह से दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं दिखेगा। सेकेंड है कि आई बॉल जो है वो छोटा हो गया। मायोपिया की कंडीशन में आई बॉल नॉर्मल से बड़ा था, यहाँ पर क्या है, मान लो आई बॉल का नॉर्मली इतना होना था, अब वो छोटा हो चुका है, नहीं बन पा रही बात, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट। आई होप आपको मायोपिया भी अच्छे से याद हो गया और दोनों के बढ़िया कंपैरिजन पॉइंट्स आपको मिल गए, ओके। अब करेक्शन पे आते हैं, करेक्शन कैसे होगी इसकी। So this can be corrected by using a convex lens of appropriate power. So ये क्या है, हमारा convex lens है और convex lens को हम क्या बोलते हैं, converging lens, ठीक है। So ये जो हमारी रेस थी जो इतनी दूर जाकर कन्वर्ज हो रही थी, इनको पहले ही कन्वर्ज कराने का काम हमारा करेगा, इनकी जो इतने डिस्टेंस है पहले कन्वर्ज कराने का काम करेगा हमारा कन्वेक्स लेंस, ओके। This is illustrated in the figure. Eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. यानी कि हमें कैसे converging lenses यानी कि convex lenses का यूज़ करना होगा हाइपरमेट्रोपिया जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए। क्लियर हुआ सभी को हाइपरमेट्रोपिया? यस, ओके। अब आगे बढ़े जल्दी से, प्रेस बायोपिया भी क्लियर कर लेते हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। अब ये बात थोड़ी समझने की है, हमने देखा था हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की कंडीशन में आई लेंसेज का डिफेक्ट था, लेकिन यहाँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बच्चों को देखो, ये जो लाइन लिखी हुई है ना आपके बुक में कि यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, आपको कई जगह लिखी दिखेगी ये लाइन बुक्स में भी, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बताओ मुझे, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था भाई, यहाँ हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ दिखती थी, दूर की चीज़ दिखती थी, यानी कि जो आई लेंस था उसका कर्वेचर कम था, फोकल लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ हम कह रहे हैं फोकल लेंथ कम है, मतलब कि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि आई लेंस कैसा है, यहाँ हम कह रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में कि आई लेंस थिन है और मायोपिया की कंडीशन में आई लेंस थिक है, और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि प्रेस बायोपिया की कंडीशन होती है जहाँ ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती हैं।
सो आप खुद ही बताओ, एक आई लेंस क्या तो थिन ही होगा या थिक ही होगा, दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। सो इस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लेना। क्लियर हुआ? आई लेंस थिन होगा या थिक होगा, एक ही कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशंस नहीं हो सकती। The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. यहाँ मेन है हमारा एजिंग का, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आई लेंस को ना ही कॉन्ट्रैक्ट करा पाती अच्छे से, ना ही रिलैक्स, मतलब वो ना ही खुद कॉन्ट्रैक्ट हो पाती ढंग से, ना ही खुद रिलैक्स हो पाती ढंग से, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। For most people the near point gradually recedes away, यानी कि नियर पॉइंट दूर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, नियर पॉइंट क्या हो गया, दूर हो गया। नियर पॉइंट आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है। They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses. This defect is known as presbyopia. It arises due to the gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इस लाइन से कंफ्यूज मत होना कि पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, देखो ऊपर वाली लाइन रीड करो, यहाँ पर सीलियरी मसल्स जो होती हैं उनकी वीकनिंग हो जाती है, जैसे जैसे एजिंग होती है, एज बढ़ती जाती है, तो बॉडी की कुछ मसल्स हैं वो वीक हो ही जाती है विद एज, ठीक है। सो यहाँ हमारी सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, और सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो मैंने आपको बता दिया वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाती, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा आई लेंस, यानी कि जो जिनको प्रेसबायोपिया है उनकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कब होगी, वो रिजिड हो जाएगा, सो वो अपनी शेप कैसे चेंज करेगा, और शेप चेंज नहीं कर पाएगा तो फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा तो वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हमने रीड कर लिया, ठीक है। Such people often require bifocal lenses. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. The upper portion consists of a concave lens. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हमने देखा था हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में हमें कैसा लेंस चाहिए था, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए था। मायोपिया की कंडीशन में कॉन्केव लेंस चाहिए था। यहाँ पर हमें ऐसे स्पेक्टिकल्स चाहिए जिनके पास दोनों ही हों, ठीक है। अब बना लेना, यहाँ दोनों होने चाहिए, कॉन्केव लेंस भी होना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होंगे, और साथ ही साथ जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें होगा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मतलब कि, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस नीचे वाले पोर्शन में होगा और कॉन्केव लेंस ऊपर वाले पोर्शन में होगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस हम देते हैं, यूज़ करते हैं जब हमें दूर की चीज़ आसानी से दिखती है, पास की चीज़ नहीं दिखती, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है कन्वर्जिंग लेंस। इस बात को याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, और अगर यहीं पर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, सो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ सभी को? ओके। सो देखो, अब जनरली आपने कई बार देखा होगा दादी को, दादाजी को अपने घर पे, वो जनरली वो चश्मे जो यूज़ करते हैं वो रीडिंग के टाइम पे तो चश्मे के नीचे वाले पोर्शन को यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा नीचे लगा के फिर रीड करते हैं किसी चीज़ को। और जब हम उन्हें किसी दूर की चीज़ को देखना होता है तो उसको प्रॉपर लगा के फिर देखते हैं, है ना। सो वो रीज़न यही है कि ऊपर वाले हिस्से में कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है कि कोई दूर से जो रे आ रही है उसको वो डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि वो रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, सो अब वो डाइवर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस में क्योंकि रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, सो वो रेटिना पे इमेज बनाएगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ओके।
इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। अब ये हमने देख लिया कि लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस का और ये नियर विजन को फैसिलिटेट करता है, कॉन्केव लेंस फैसिलिटेट करता है डिस्टेंट विजन को। These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. So ये हम सिंपल लेंसेज कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन से भी हम इन डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन आप सभी ज़रूर रीड करना। ठीक है, ये ज़रूर रीड करना और उसके बाद हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए आप रिवाइज ज़रूर करना इस पार्ट को, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे जब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आई वाला पोर्शन तो बेसिकली यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, सो विद दिस टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।